गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम जो है नया टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब तक हमने पूरा पढ़ लिया नेशनल इनकम क्या होती है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और अब हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट कैसे करना है। ठीक है, जब बहुत सारी चीज़ें दी हुई हो तो हम नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर उससे इनकम जनरेट होती है, इनकम की फ़्लो होती है, इनकम फ्लो होता है। ठीक है, हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम प्रोवाइड करते हैं, फिर उस इनकम से वो लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, तो क्या होता है, आउटपुट फ्लो होता है, और फिर उससे वापस से उस एक्सपेंडिचर से जो इंडस्ट्री या कंपनी वो वापस से प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो इसी से हमारे जो है 3 मेथड निकल के आते हैं नेशनल इनकम को निकालने के। कौन कौन से 3 डिफरेंट मेथड्स हैं? फर्स्ट इज़ वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इज़ इनकम मेथड, एंड थर्ड इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड को हम और क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। 3 ही तो काम होते हैं, कौन कौन से, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसमें हम क्या मेजर करेंगे कि वैल्यू, किसकी वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, इनकम मेथड में क्या करेंगे, मेजर्स फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर इनकम की फ़्लो को मेजर करेंगे, और इसमें मेजर्स फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के फ़्लो को मेजर करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, ऑल द 3 मेथड्स गिव द सेम वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तीनों से सेम वैल्यू आएगी। ओके, इन इंडिया द टास्क ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इज़ इंट्रस्टेड विद द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO। ठीक है, इंडिया में कौन मेजर करता है, CSO, नेशनल इनकम मेजर करने का काम। ओके, नाउ फर्स्ट मेथड हमारा आता है वैल्यू एडेड मेथड। दिस मेथड इज़ यूज टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेज ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो। ठीक है, सर्कुलर फ्लो में प्रोडक्शन के जितने भी फेजेस होते हैं, प्रोडक्शन के कौन से फेजेस, जैसे कि मतलब जैसे फार्मर है, ठीक है, उसने वीट ग्रो किया, उगाया, उसके बाद उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दिया, वहाँ पे उसने वीट से फ्लावर बनाया, फिर वो फ्लावर हमने बेकर को दिया, फिर उसने उस फ्लावर से ब्रेड बनाया। ठीक है, तो अब जाके हमारा ब्रेड तैयार हुआ, फाइनल गुड। तो इसीलिए जितने भी डिफरेंट फेजेस हुए ना प्रोडक्शन के, इनको मेजर करते हैं हम वैल्यू एडेड मेथड में। ओके, इट शोज़ द कंट्रीब्यूशन, यानी कि वैल्यू एडेड ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये क्या बताता है कि किस प्रोडक्शन यूनिट ने कितनी वैल्यू ऐड करी है अपने रॉ मटेरियल में। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल एंटरप्राइज एड्स सर्टेन वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स विच इट परचेजेस फ्रॉम सम अदर फर्म एज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, यानी कि देख लो, जैसे फार्मर है तो बस उसी ने वैल्यू ऐड नहीं करी है, बाकी सब वैल्यू ऐड करते हैं। फार्मर तो जितने का वीट है वो उसको उतने में ही सेल करेगा। ठीक है, तो फार्मर ने जैसे सेल किया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने बेकर को। ठीक है, तो अब बेकर ने जब वो जो फ्लावर था उससे जब वीट उससे उस फ्लावर से जब ब्रेड बनाया होगा तो उसने उसकी वैल्यू बढ़ा दी होगी। ठीक है, और जब फार्मर से जो लिए होंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने और सेल किया होगा बेकर को, तो उसने भी वैल्यू ऐड कर दी होगी, है ना। तो उसी को हम मेजर करते हैं वैल्यू एडेड मेथड में। ओके, नेक्स्ट आता है व्हेन वैल्यू एडेड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फर्म इज़ सम्ड अप वी गेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये जिसने भी वैल्यू ऐड करी है ना, वो सारी वैल्यू जितनी भी ऐड हुई है उन सबको हम ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगी हमारी। ठीक है, अदर नेम क्या क्या है इसके, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं, कमोडिटी सर्विस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें से 2 मतलब मेन है, 3 मान लो, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड और नेट आउटपुट मेथड। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं। ठीक है, यानी कि इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, GVA। ये कैसे निकालेंगे, आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है, इनपुट यानी कि आपने कितना रॉ मटेरियल लिया, और आउटपुट यानी कि आप उसको कितने में सेल कर रहे हो। ठीक है, तो बस इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू एडेड आ जाएगी कि तुमने कितनी वैल्यू ऐड करी। वैल्यू एडेड कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ अ फर्म इन एन अकाउंटिंग ईयर एंड वैल्यू ऑफ इनपुट्स ब्रॉट फ्रॉम अदर फर्म्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, इनपुट्स को हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। ओके, अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, अब देखो, लेट सपोज वैल्यू एडेड GVA MP हम इसको बोलेंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस पे। ओके, यानी कि ब्रेड था सपोज़ 700 रुपये का। ठीक है, और उसमें फ्लावर जो है जो यूज़ किया बेकर ने, वो कितना था, 500। ठीक है, तो उसने कितनी वैल्यू ऐड करी ब्रेड में, 200 रुपीज़ की वैल्यू ऐड करी। समझ गए,
यानी वो ब्रेड कितने का बेच रहा है, 700 रुपये का, और उसने जो फ्लावर यूज़ किया उसमें वो तो बस 500 रुपये का ही था। तो ये जो 200 उसने रुपये ऐड किया ना, ये खुद के मशीन यूज़ करने के या फिर लेबर जो भी उसने यूज़ करी वो सब उसने 200 रुपये में अपनी वैल्यू ऐड कर दी और वो 700 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, दूसरी तरीके से देखें या दूसरे एग्जांपल से देखें तो ये कैसे होएगा कि फार्मर जो है वो उसने कितनी वैल्यू ऐड करी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000 है, ठीक है, फार्मर की। फिर उसने क्या प्रोड्यूस किया, कॉटन। तो कॉटन कितने का होता है, 1000 रुपीज़ का। अब कॉटन से हम क्या बनाएंगे, थ्रेड बनाएंगे। तो थ्रेड मैन्युफैक्चरर यूनिट में गया वो कॉटन, तो वहाँ पे उन्होंने थ्रेड बनाया, तो उन्होंने अपनी वैल्यू कितनी ऐड कर दी, 500 ऐड कर दी। ठीक है, 1500 का हमारा थ्रेड हुआ और कॉटन कितने का था, 1000 का। तो माइनस करेंगे तो 500 वैल्यू ऐड करी किसने, थ्रेड मैन्युफैक्चरर ने। अब वो जो थ्रेड है वो कहाँ गया, क्लॉथ मिल में गया। तो क्लॉथ मिल वाले ने जो क्लॉथ सेल किया ना आगे, वो कितने का सेल किया, 1900 का। लेकिन जो थ्रेड उसने लिया था वो तो 1500 का ही था, तो उसने कितनी वैल्यू ऐड करी, 400, क्लॉथ मिल ने। ठीक है, नेक्स्ट इधर हम आ जाते हैं। अब ये जो क्लॉथ है वो किसने परचेज़ किया, शर्ट मैन्युफैक्चरर वालों ने, यानी रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर ने परचेज़ किया, ये समझ लेते हैं। तो शर्ट यानी कि शर्ट बनाने के लिए शर्ट इनका फाइनल प्रोडक्ट हो गया और रॉ मटेरियल क्या हो गया, इनका क्लॉथ हो गया। ठीक है, क्लॉथ इन्होंने कितने का परचेज़ किया होगा, 1900 का। अब इन्होंने जो शर्ट बनाई वो कितने की बेच रहे हैं ये लोग, 2500 की। तो इन्होंने कितनी वैल्यू ऐड करी, 600। अब देखो शर्ट की प्राइस कितनी है, ₹2500। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, एंड इसमें अगर हम ऐड करें 1000 प्लस 1500 प्लस 1900 प्लस 2500 तो कितना आ जाएगा, 6900। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, जो भी रॉ मटेरियल इसने परचेज़ किया, यानी 1900 प्लस 1500 प्लस 1000 तो कितना आ गया, 4400। ठीक है, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, द वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म इज़ इट्स रियल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्ट। जो भी वैल्यू ऐड करी है हर एक फर्म ने, वो क्या है, उसका रियल कंट्रीब्यूशन है, किस में, प्रोडक्ट में, हमारे फाइनल प्रोडक्ट में। ओके, अब सिग्मा यानी कि ऐड कर देंगे किसको, सारी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी कि जितनी भी फर्म्स ने वो जो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करी है ना, हमारी फाइनल गुड बनाने में हेल्प करी है, उन सब की ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड कर लेंगे, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, इन सबको हम ऐड कर लेंगे हर एक फर्म की। तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, GDP हो जाएगी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगी। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय द फर्म फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, बाकी सारी प्रोडक्शन यूनिट से अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर वो यूज्ड अप एंटायरली सेम ईयर में अगर हमने उसे यूज़ कर लिया है, ठीक है, तभी वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा। लेकिन अगर आपने उसे यूज़ नहीं किया है तो फिर वो फाइनल गुड में ऐड होएगा, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज़ अगर आपने किए हैं तो या तो वो आप डोमेस्टिक टेरिटरी से परचेज़ कर सकते हो या फिर ROW से। ROW क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, या तो डोमेस्टिक टेरिटरी से परचेज़ करोगे या तो अपनी ही किसी कंट्री की फर्म से परचेज़ करोगे आप रॉ मटेरियल, या फिर बाहर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज़ करोगे। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज़ आपने किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट्स। ठीक है, बाहर से आपने इम्पोर्ट किए हैं गुड्स, बाहर से आपने रॉ मटेरियल इम्पोर्ट किए हैं। ओके, सो अगर जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इम्पोर्ट्स दोनों लिखा हुआ है, या फिर क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इम्पोर्ट्स, तो इसमें से हम क्या चूज़ करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन चूज़ करेंगे या फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल चूज़ करेंगे। ठीक है, इम्पोर्ट्स को हम ऐड नहीं करेंगे। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है डोमेस्टिक परचेज़ और इम्पोर्ट्स तो फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, कि मतलब डोमेस्टिक परचेज़ तो इतनी है, यानी कि सेम कंट्री की फर्म से तो इतना ख़रीदा और बाहर से इतना रॉ मटेरियल मंगाया, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा दिया हुआ है कि पूरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन इतना है, इम्पोर्ट्स नहीं है, और पूरा परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल इतना है, इम्पोर्ट्स नहीं है। ठीक है, या फिर हम क्या मानेंगे कि ऑलरेडी इम्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, रॉ मटेरियल में जो है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में पूरा आ गया, इम्पोर्ट्स भी आ गए, डोमेस्टिक सेल्स भी आ गई, तो ये आप डायरेक्ट वैल्यू ले लो, अलग से इम्पोर्ट्स नहीं लेंगे। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, कुल मिलाकर के मार्केट वैल्यू किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की।
अब इसमें भी दो बातें हैं। व्हेन द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर देन वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स। ठीक है, अगर आपने पूरा जितना भी प्रोड्यूस किया आउटपुट उसको सेल कर दिया तो वो पूरा क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स हो जाएगी, जितनी भी आपने सेल्स करी है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, व्हेन द एंटायर आउटपुट इज़ नॉट सोल्ड, को कभी कभार कुछ बच भी जाता है, जैसे 1000 जो है वो आपने प्रोड्यूस किया आउटपुट, उसमें से कितना बेच दिया, 900 सेल कर दिया तो 100 बच गया। ठीक है, सो देन अनसोल्ड स्टॉक इज़ एडेड टू द वैल्यू ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हम उस सेल्स में क्या ऐड कर देंगे, हमारा अनसोल्ड स्टॉक ऐड कर देंगे। अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालेंगे, चेंज इन स्टॉक भी इसको बोलते हैं। ये कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो भी इस ईयर आपने बनाया स्टॉक। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो भी पिछले ईयर का बाकी था। ठीक है, और सेल्स कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी बनाई और इनटू प्राइस कर देंगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या बन गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके समझाऊँ तो ओपनिंग स्टॉक पुराना यानी पिछले साल का जो हमारा बच गया वो कितना था, 100 था, और इस साल आपने कितना बनाया, और आपने बनाया 900। ठीक है, तो 900 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, तो 800 हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक या फिर अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सम अनसोल्ड स्टॉक या फिर आउटपुट फ्रॉम प्रीवियस ईयर हैज़ बीन सोल्ड इन द करंट ईयर अकाउंटिंग पीरियड, दिस इज़ कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक। यानी पिछले साल का जो स्टॉक बच गया था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, अब अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज़ इन स्टॉक हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इस ईयर का है, यानी इस ईयर में हमने ज़्यादा प्रोड्यूस किया, और पुराने ईयर का यानी ओपनिंग स्टॉक कम है, तो इस ईयर क्या हुआ, इंक्रीज़ इन स्टॉक हुआ है। ठीक है, या फिर अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कम है और ओपनिंग स्टॉक जो है वो ज़्यादा है तो हम क्या मानेंगे, डिक्रीज़ इन स्टॉक हुआ है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक यानी कि जो पिछले साल का जो हमारे पास स्टॉक रखा हुआ था, और क्लोजिंग स्टॉक जो इस ईयर हमने किया, तो इस ईयर हमने कम प्रोड्यूस किया, इससे ज़्यादा तो हमारा ओपनिंग स्टॉक ही यानी पिछले साल का ही है, तो इस ईयर आपने कम जो है स्टॉक प्रोड्यूस किया। ठीक है, अगर डिक्रीज़ इन स्टॉक है तो वो नेगेटिव है, नेगेटिव चेंज इन स्टॉक, और अगर इंक्रीज़ इन स्टॉक है तो वो पॉजिटिव चेंज इन स्टॉक है। ठीक है, अब सेल्स में भी दो बातें होंगी। ठीक है, सेल्स यानी कि आउटपुट इज़ सोल्ड, तो या तो हम कहाँ सेल करेंगे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, और दूसरा या फिर आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, अगर आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी हम सेल करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट्स बोलेंगे। ठीक है, और अगर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हम हमारे आउटपुट को सेल करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी डोमेस्टिक सेल्स हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में अगर जैसे सेल्स भी दिया हुआ है और एक्सपोर्ट्स भी दिया हुआ है तो हम एक्सपोर्ट्स को नहीं लेंगे, हम सिर्फ सेल्स को लेंगे। ठीक है, और डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है अगर और एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है तो हम इन दोनों को लेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट्स को भी लेंगे और डोमेस्टिक सेल्स को भी लेंगे। ठीक है, कि यहाँ हमें अलग से दिया हुआ है कि डोमेस्टिक यानी कि हमारी कंट्री में हमने इतना सेल्स करी है आउटपुट की, और बाहर हमने इतना सेल्स करी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें टोटल सेल्स दे दिया, हम यही मानेंगे कि एक्सपोर्ट्स भी या तो इसमें इंक्लूडेड है या फिर यही हमारी टोटल सेल्स है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ सेल्स लेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।